हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीटेट ईवीएस का जो कि ऑनलाइन पेपर हुआ था 16 दिसंबर 2021 को इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? कुडुख क है, ये ख नहीं, ठीक है। तो ये क्या है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर झारखंड। तो देखिए जो कुडुख है ये कहाँ की भाषा है? झारखंड। देखिए कुडुख भाषा में एक और फेमस क्वेश्चन है ये कि कुडुख भाषा में तोरंग क्या है? तोरंग का अर्थ क्या है? तो तोरंग का अर्थ क्या होता है? वन, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त मार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। देखिए क्या करता है, ये यहाँ पे एक्स है, ये उत्तर में कितना जाते हैं? 100 मीटर, ठीक है। कितना? 100 मीटर। फिर यहाँ से पश्चिम में कितने जाते हैं? 75 मीटर। फिर यहाँ से फिर दक्षिण कितना जाता है? 100 मीटर। यहाँ पे क्या है? विद्यालय, और एक्स क्या है? स्कूल। तो ये पूछ रहा है कि वाई पर विद्यालय के सापेक्ष, यानी इस विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है, यानी ये कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है और डिस्टेंस भी बताना है। तो देखिए ये ऊपर 75 है तो ये भी कितना होगा? 75 मीटर। और कहाँ? ठीक पश्चिम में, ठीक है। और ठीक पूर्व में, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये पश्चिम है और यहाँ क्या है? पूर्व है। तो 75 मीटर ठीक पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन से चलकर 7 जून 2020 को प्रातः 3:15 बजे गांधीधाम पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल किमी प्रति घंटा में लगभग है। तो देखिए क्या करता है, ये 5 को 4:15 से चलता है, फिर 6 तारीख को 4:15 पे कितना हो जाएगा? 24 घंटे हो जाएंगे। फिर देखते हैं 6 को 4:15 से, फिर 6 को ही 4:15 PM। देखिए ये AM से AM है, फिर ये AM से PM कितना हो जाएगा? 12 घंटे। फिर 6 को 4:15 PM से 7 को 3:15 AM तक कितना हो जाएगा? 11 घंटे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 24, 12 और 11 सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 47 आवर, ठीक है। अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस कितना है? 2640 अपॉन 47, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन यानी लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च या अप्रैल से जून। तो देखिए मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट देखते हैं, वेल्क्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेल्क्रो को बनाया था? आइजैक असिमोव, रोनाल्ड रॉस, जॉर्ज मेस्ट्रल या ग्रेगर मेंडल। तो किसने बनाया था? जॉर्ज मेस्ट्रल ने। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए संघ शासित यानी यूनियन टेरिटरी। तो देखिए इसमें जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय ये क्या है? स्टेट है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर क्या है? ये यूटी है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है? उड़ीसा, असम, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो देखिए कहाँ एल्युमिनियम की खान है, यानी एल्युमिनियम का एक्स क्या है? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ये है उड़ीसा। नेक्स्ट है,
ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि पर आधारित होती है 5 बिंदुओं, 6 बिंदुओं, 7 बिंदुओं या 8 बिंदु। देखिए जो ब्रेल लिपि होती है ये कितने बिंदुओं पे होती है? 6 बिंदुओं पे। नेक्स्ट, प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया हो। तो देखिए, मृदा को खोदकर नरम बनाना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, बीज बोना, खरपतवार हटाना, प्याज को उखाड़कर निकालना। तो देखिए, तो पहला इसमें स्टेप क्या होगा कि मृदा को खोदकर नरम बनाना, ये क्या हो जाएगा? पहला। फिर दूसरा क्या स्टेप होगा? बीज बोना। फिर तीसरा स्टेप क्या होगा? खरपतवार हटाना, यानी जो घास फूस है उसको क्या बोलते हैं? खरपतवार हटाना। फिर उसके बाद क्या करेंगे? प्याज को उखाड़ कर निकालना। ठीक है। फिर उसके बाद प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। जैसे प्याज हम लोग जब उखाड़ते हैं तो उसमें उसकी जो इस स्प्रिंग ओनियन होता है ना, उसको सुखा के काट के हटा देते हैं। फिर हम लोग को नॉर्मल जो प्याज होता है वो मिलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? फिर सूखी पत्तियों को काट कर हटाना। ठीक है। तो पहला क्या है? ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ACDEB। तो ऑप्शन A1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हमारे देश में एक स्थान है जिसे शीत मरुस्थल कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? शिलोंग मेघालय, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, शिमला हिमाचल प्रदेश या लेह लद्दाख। तो देखिए ये कहाँ स्थित है? लेह लद्दाख में। ठीक है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में उन्हें चुनिए जिनमें बीज होते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी। देखिए क्या है? करेला में बीज होता है? होता है। ठीक है। फिर खीरा में भी बीज होता है, चीकू में भी होता है, भिंडी में भी होता है, प्याज में बीज नहीं होता। नाशपाती में भी बीज होता है और टमाटर में बीज होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है। उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। तो क्या हो जाएगा? चिंपैंजी, लंगूर, पांडा, ये पैंडा लिखा गया है, पांडा या फिर स्लॉथ। ये कौन सा जीव है? ये है स्लॉथ। नेक्स्ट, कॉलम 1 में दिए गए स्थानों के नाम के साथ कॉलम 2 में उन स्थानों के अधिकांश गांवों के सामान्य घरों का विवरण से मिलान कीजिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें है असम। तो असम के घर कैसे होते हैं? बांस के खम्भों पे बने होते हैं क्योंकि वहाँ पे बाढ़ और पानी की वजह से। फिर आता है लद्दाख। लद्दाख के घर कैसे होते हैं? पत्थर के बने होते हैं और लकड़ी के फर्श और लकड़ी के समतल छतें होती हैं। तीसरा है मनाली। तो मनाली में यानी हिमाचल प्रदेश, इसके घर कैसे होते हैं? पत्थर लकड़ी से बने ढालू छत वाले होते हैं। कैसे होते हैं? ढालू छत वाले। फिर आता है राजस्थान। तो राजस्थान के घर कैसे होते हैं? मिट्टी के घर होते हैं और कटीली झाड़ियों से बनी छतें होती हैं। ये मिट्टी के घर इसलिए होता है क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत अधिक होती है, तो जो मिट्टी के घर है वो ठंडक प्रदान करती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोग के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह कौन सा देश है? अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रिया। तो कौन सा देश हो जाएगा? यह है अर्जेंटीना। ठीक है। अगर ग्लोब है तो देखिए अगर हम यहाँ पे है तो इसके जस्ट पीछे कौन है? उल्टा खड़ा कौन है? वो अर्जेंटीना। अगर यहाँ इंडिया है तो इसके जस्ट पीछे कौन है? अर्जेंटीना। नेक्स्ट, अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। इस नित्य प्रयोग से उसके खेतों की मिट्टी बन जाएगी। देखिए अगर वो बार बार खाद बहुत ज़्यादा यूज कर रहा है और बार बार धान ही उस खेत में धान ही बो रहा है तो उसमें क्या होगा? केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी है? ऐसा नहीं है। अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ है? नहीं। जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त? ये भी नहीं। अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाई गई 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? पौधे, जानवर, परिवार और भोजन, पदार्थ। देखिए इसमें पदार्थ नहीं होता है। ठीक है। दूसरा है परिवार और दोस्त, भोजन, पानी, यात्रा। ये सही है। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं,
भोजन, आवास और पौधे, देखिए पदार्थ इसमें भी आ गया है। फिर काम और खेल, भोजन, पदार्थ, ये देखिए पदार्थ है ही नहीं इसमें, ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं? पहला है एक विशिष्ट कारक के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, ये सही बात है। दूसरा है एक छात्र के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, नहीं, ये सही नहीं है। फिर तीसरा है छात्र से अपने काम का चयन करवाना और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, ये भी सही बात है। एक समय अवधि में छात्रों के कामों के विभिन्न स्तरों का एकत्र करना, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी एंड डी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है? पहला है ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। फिर दूसरा है ईवीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है, तो देखिए विषयगत एकीकरण नहीं है। फिर है ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है, ऐसा भी नहीं है। फिर है ईवीएस पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण। देखिए जो ईवीएस है इसमें विज्ञान भी आता है, यानी साइंस, सोशल साइंस और ईवीएस, ये तीनों मिलके होते हैं, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। किस पे? विभिन्न ईंधनों पर। फिर कहता है इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? ठीक है, पहला है परिकल्पना बनाना, दूसरा है समालोचनात्मक चिंतन, तीसरा है रिकॉर्डिंग यानी अभिलेखन और सुनने के कौशल, चौथा है पूर्वानुमान और रिपोर्टिंग। तो देखिए अगर विभिन्न ईंधनों के एक सर्वेक्षण किया जाता है और इसके संचालन में कौन सी कौशल विकसित की जाएगी, तो ये है रिकॉर्डिंग और सुनने के कौशल, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है सीखने के लिए सतत आकलन की आवश्यक तत्व क्या है? इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए, ये सही बात है। यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है, ये भी सही बात है। फिर सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता, ये गलत बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है कुणाल ने कपड़ों के बंधेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त है, यानी किसको छोड़कर सभी हैं। तो देखिए पहला है शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करें, सही बात है। शिक्षार्थी बंधेज की रंगाई में उपयोग हुई तकनीकी की सराहना करें, शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना, या फिर बंधेज की रंगाई को हाथ से करने के अनुभव प्रदान करना। देखिए वो जो स्थानीय कारीगर है वो अपने जो भी चीज़ है उसके वो वही उस चीज़ को ही सिखाएगा। इसमें स्थानीय भाषा को सीखने में मदद ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या लिखा है इसके अतिरिक्त, यानी 3rd, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, क्योंकि वो अपने बंधेज के रंगाई के हाथों का अनुभव प्रदान करेगा, तकनीकी बताएगा और ज्ञान और कौशल को सराहना करेगा। नेक्स्ट है मेहर के पास कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सकें। दूसरा है केवल विस्थापित शिक्षार्थियों का एक समूह बनाएंगे और उन्हें समूह कार्य देंगे, ऐसा नहीं है। तीसरा है उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापित को तुरंत स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो ये भी सही नहीं लग रहा, ठीक है, क्योंकि एक तथ्य के रूप में ऐसा गलत है। फिर है 4, उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे, तो राइट आंसर 4। नेक्स्ट है संसाधन के रूप में समुदाय का उपयोग करने का तर्क यह है कि यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है, तो ये अनायास ये क्या है, नहीं होगा। फिर है यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और प्रसारित करने में मदद करता है। देखिए बिना प्रश्न किए स्थानीय ज्ञान और लोकप्रिय बनाने, तो ऐसा भी नहीं है समुदाय का उपयोग। फिर है समुदाय की अपने बच्चों के अधिगम में हिस्सेदारी होती है और इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। फिर है शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज होगा, देखिए ऐसा भी कुछ नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। नेक्स्ट है आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने
खींचने यानी बनाने को कहा। यह क्रियाकलाप का विकास करने में सहायक होगा। पूर्वानुमान और गणना के कौशल। कौन सा है? मानचित्र खींचना। आंकड़ों के अभिलेखन। तीसरा है अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ। चौथा है भूदृश्य को खींचने का कौशल। देखिए क्या कर रहा है? मानचित्र खींचना। तो मानचित्र खींचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ। पता चला हम लोग इंडिया का मैप बना रहे हैं, तो ये ईस्ट और नॉर्थ का जो बीच में डायरेक्शन है, पता चला हम लोग बहुत इस वाले पार्ट को बहुत नीचे बना दिए, तो सापेक्ष स्थिति का समझ होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? क्या पूछ रहा है? मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। तो पहला है विद्यालयी ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, ये तो है। दूसरा है सुनिश्चित करना कि अधिगम रटन विधियों से परे हो, ये भी सही है। परीक्षा को आसान बनाना। फिर है पाठचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रहे, तो ये सही है। लेकिन क्या है? परीक्षा को आसान बनाना, ये कोई मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। हमको देखिए जो आंसर है वो अप्रोप्रिएट ढूंढना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि 2 ऑप्शनों में भी लगता है कि नहीं ये भी ठीक है, लेकिन उन दोनों में भी हमें चूज करना है कि कौन ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। जानकारी एकत्रित करने के लिए विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से, तो ऐसा तो नहीं है। फिर अधिक सटीक विवरण के लिए घटना के तत्काल रिकॉर्डिंग करने से, ये भी गलत आंसर है। आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से। फिर आकलन करते समय तकनीकी भाषा का उपयोग करने से। देखिए बचना है तो हम किस चीज़ से बचेंगे? तो तकनीकी भाषा के प्रयोग से बचना होगा हमें। किस में? आकलन करते समय, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5 में एक कहानी है जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जब उन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते समय बिताया। मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उन्हें काटा और उनका सूक्ष्मदर्शी से नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? तो इसमें पहला है शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना। सही बात है। दूसरा है शिक्षार्थियों को कहानियों लिखने के लिए प्रेरित। देखिए यहाँ पे ये कहानी को प्रेरित नहीं करेंगे, तो ये क्या है? गलत ऑप्शन है। तीसरा है शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही बात है। फिर चौथा है विज्ञान के इतिहास की सराहना करना, तो ये भी सही बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? A, C and D। नेक्स्ट, भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहता है। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? यात्रा पर सर्वदिवसीय क्लिप, यात्रा पर कविता, यातायात के साधनों पर मॉडल, या बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। देखिए यात्रा थीम है और आपको बताना है कि आप किस कक्षा में क्या सुझाव देंगे, संपादन करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव शेयर करेंगे। नेक्स्ट, ईवीएस कक्षा में छात्र पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करता है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे क्यों स्कूल नहीं भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? पहला है आप उसे सुनेंगे पर अपनी पाठ्य योजना तक सीमित रहेंगे। दूसरा है पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे, ऐसा गलत है। इस विषय पर शिक्षार्थी के साथ अलग से चर्चा करेंगे, अलग से चर्चा ऐसा तो कुछ है नहीं। चौथा है इसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। देखिए एग्जैक्ट आंसर क्या है? 4। भाई उसने क्या कहा, उसने जो आपको बताया या जो बच्ची ने अवलोकन किया उसकी हम लोग सराहना करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? कक्षा में उसको लेके चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि वे कक्षा की एक रास्ता से विराम प्रदान करती है, वे शिक्षार्थियों को मजे करने का समय प्रदान करती हैं, वे शिक्षार्थियों को अपने आप स्वरूप खोजने देती हैं, या इनका कक्षा में संपादन करना आसान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वे शिक्षार्थियों को अपने आप स्वरूप खोजने में मदद करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए। बाकी आपको 2019 के जितने भी 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी ऑफलाइन पेपर थे उसका आपको एक ही वीडियो में इसी चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।